गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन ने चैप्टर थर्ड स्टार्ट किया था मेटल एंड नॉन मेटल। उसमें अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली थी, केमिकल प्रॉपर्टी देख ली थी। आज अपन अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, यानी कि हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। देखो, in above activities you saw that the reaction of metal with a number of reagent, यानी कि अपन ने देखा होगा कि कोई भी रिएक्शन होती है तो reagent के साथ होती है। why do metal react in this manner? जो metals होते हैं वो ऐसे react क्यों करते हैं? Let us recall what we learn about the electronic configuration of element in class 9. Class 9 में अपन electronic configuration के बारे में पढ़ा था। We learned that noble gas which a completely filled valence shell show little chemical activity, यानी कि अपन ने क्या देखा था, जो कि completely filled होते हैं, वैलेंस होते हैं सेल्स, उनकी जो केमिकल एक्टिविटी थी वो कम होती है। We therefore explain the reactivity of element as a tendency to attain a completely filled valence cell. फिर अपन ने देखा था कि एलिमेंट्स की टेंडेंसी कैसे होती है कि वो वैलेंस को शेल को कंप्लीट करते हैं। Let us look at the electronic configuration of noble gas and some metal and non-metals. We can see from table 3.3 that the sodium atom has one electron in its outermost shell. देखो सोडियम कहाँ पे है, ये देखो ये रहा। सोडियम में क्या बोला जा रहा है, जिसका आउटरमोस्ट शेल कौन सा है, यानी कि M, इसमें सिर्फ वन क्या है, इलेक्ट्रॉन। In it, if it loses the electron from its M shell, then its L shell now become the outermost shell and that has a stable octane, यानी कि अगर वो अपना इस जो सोडियम है, सोडियम का जो लास्ट है आउटर मोस्ट सेल किसमें, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, वन। अगर इस वन को मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर इस वन को ये दे देगा तो इसके पीछे कितने बचेंगे, 10, यानी कि फिर क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा, यानी कि फिर इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा होगा, एल वाला। यानी कि ये दे देगा तो ये वाला चला जाएगा, तो पीछे कौन बचेगा, एल। तो इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा होगा, 8, सॉरी एल, और ये पूरा कंप्लीट ऑक्टेट, स्टेबल ऑक्टेट बनाएगा। The nucleus of this atom still has 11 proton, but the number of electron has become 10, यानी कि अब जो सोडियम है उसके पास अभी भी 11 प्रोटॉन है, लेकिन क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। So there is a net positive charge giving us a sodium cation, यानी कि इसलिए उसके पास N में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यानी कि ये किसी को दे रहा है अपना इलेक्ट्रॉन। On the other hand, chlorine has 7 electrons in its outermost shell. और अपन देखेंगे जो क्लोरीन है, देखो क्लोरीन, इसकी जो आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। एंड इट रिक्वायर वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, यानी कि इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इफ सोडियम एंड क्लोरीन वर टू रिएक्ट, अगर अपन सोडियम को और क्लोरीन को रिएक्ट करवाते हैं तो यानी कि जो सोडियम का वन इलेक्ट्रॉन है वो निकल रहा है और क्लोरीन को वन इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है, ये वन इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, तो यानी कि जो देता है वो पॉजिटिव होता है और जो लेता है वो नेगेटिव होता है। The electron lost by sodium could be taken up by the chlorine. After gaining an electron, the chlorine atom get a unit negative charge, यानी कि इसके ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, यानी जो लेता है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। After gaining an electron, the chlorine atom get a unit negative charge because its nucleus has 17 protons and there are 18 electrons in its K, L and M shell, यानी कि अभी भी उसके पास कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो वही रहेंगे, प्रोटॉन यानी कि सेम रहेंगे जो नंबर दे रखे हैं, लेकिन अब इसने शेयर किया था तो उसके पास कितना जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। This give us chlorine anion. So both these elements can have a give and take relation between them as so, यानी कि एक ले रहा है और दूसरा दे रहा है, give and take। जैसे देखो यहाँ पे, ठीक है, 2, 8 और 1 था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें से 1 इसने दे दिया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। 2, 8 और 7 था, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जोड़ ऐड हो गया, तो 2, 8, 8 हो गया, यानी कि
जो Na है प्लस, अपन इसको ऐसे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे थे, जब एक इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो यहाँ पे भी देखो ऐसा डॉट आ जाएगा, यानी कि सोडियम है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये जो था वो उसके पास आ जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब देखो सोडियम एंड क्लोरीन, सॉरी सोडियम एंड क्लोराइड आयन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि एक पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव का और एक पे नेगेटिव का, अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि वो एक ऑब्वियसली जो ऑपोजिट चार्ज होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जब वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, अब फोर्स कौन सा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। It should be noted that the sodium chloride does not exist as a molecule but aggregate of oppositely charged ion. Let us see the formation of one more ionic compound magnesium chloride. अपन एक और इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो मैग्नीशियम के पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन 10 और 12, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्लोरीन के पास 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, यानी कि क्लोराइड आयन, यानी कि 2 थे। अब देखो यहाँ पे भी ना अपन इसको कैसे लिखेंगे, देखो अभी ना मैग्नीशियम है ना 2 क्लोराइड को अपने आयन दे रहा है, यानी कि मैग्नीशियम ने कितने दिए 2 दिए, तो यहाँ पे कितना जाएगा 2 प्लस प्लस देने वाला यानी कि प्लस, ठीक है। अब देखो क्लोरीन के पास ये 7 थे पीछे वाले में, अब उसको जरूरत तो एक ही थी, तो उसने एक ने तो इस क्लोरीन ने ले लिया इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने ले लिया, तो यानी कि क्लोरीन के पास कितना होगा 2 8 8। अब जब अपन इसको लिखेंगे तो इस टाइप से लिखा जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम ने 2 आयन दिए और क्लोरीन ने 2 आयंस लिए, यानी कि 2 आ गए, यहाँ पे 2 आ गए, तो यहाँ पे कितना है 2, यानी कि 2 क्लोराइड के आयंस है, ठीक है। The compound formed in this manner by the transfer of electron from metal to non-metal are known as ionic compound, यानी कि वो compound, the compound formed in this manner, यानी कि इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया जाता है तब वो कंपाउंड मेटल से नॉन मेटल में चेंज होते हैं, मेटल्स को क्या बोला जाता है आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, यानी कि आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखो आयोनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, आयोनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें मेटल से नॉन मेटल में चेंज होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना वो मेटल से नॉन मेटल में होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। अब अपन इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। To learn about the properties of ionic compound, let us perform the following activity. अपन इसको एक्टिविटी के साथ देखेंगे। Take sample of sodium chloride, potassium iodide, barium chloride or any other salt from the science laboratory. आप कोई भी salt ले लो। What is the physical state of these salt? जो अपने salt लिया उसका physical state क्या, वो powdery form है या liquid form में है। Take a small amount of sample on a metal spatula and heat directly on the flame. आप डायरेक्ट उसको स्पैचुला में लो, उस सॉल्ट को उसको हीट करो, रिपीट विद द अदर सैंपल्स। दूसरे सैंपल के साथ भी रिपीट करना है। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, द सैंपल इम्पार्ट एनी कलर, क्या उसमें से कलर निकल रहा है, जो फ्लेम निकलती है। डू दिस कंपाउंड मेल्ट, क्या वो कंपाउंड मेल्ट होंगे। ट्राई टू डिजोल्व द सैंपल इन वाटर, जो सैंपल अपन लिया था उसको वाटर में डिजोल्व करो, पेट्रोल में करो, केरोसिन में करो। आर दे सॉल्युबल, क्या वो सॉल्युबल होंगे। मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 3.8, एक ऐसा सर्किट बनाओ एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ वन सॉल्ट, यानी कि एक सॉल्ट लिया अपन ने उसके अंदर इन इलेक्ट्रोड्स को डालो। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, अब क्या ऑब्जर्व करोगे। टेस्ट द अदर सैंपल टू इन दिस मैनर, आप दूसरे सैंपल को भी ऐसे ही टेस्ट करो। व्हाट इज द इन्फ्लुएंस अबाउट द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड। तो देखो क्या होता है ना, जब अपन अलग अलग सैंपल अलग अलग सॉल्ट को ना जलाते हैं तो क्या होता है अलग अलग कलर की फ्यूम्स बाहर निकलती है,
और इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, कुछ सॉल्ट है ना, मतलब मोस्टली सॉल्ट पाउडर फॉर्म में ही होते हैं। और जो अपन है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि सॉल्ट का स्टार्टिंग में कलर अलग होता है और जब जब अपन उसको जलाते हैं फ्लेम पे उसका कलर चेंज हो जाता है। और अपन को बोला गया था कि डिजोल्व करो इसको पेट्रोल वाटर और कैरोसिन में। तो कुछ कुछ जो होंगे वो पेट्रोल वाटर में डिजोल्व होंगे, कुछ कुछ पेट्रोल में डिजोल्व होंगे और कुछ कुछ कैरोसिन में डिजोल्व होंगे। और जब जो सॉल्ट में अपन को ना इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उन सॉल्ट में बल्ब जलेगा, और जिनमें करंट पास नहीं होता उसमें नहीं जलेगा। तो सारे नेचर्स होते हैं। देखो ये आयनिक कंपाउंड दे रखे जैसे ना सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। ये आपको दे रखा है इसकी मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि केल्विन से होता है मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे ये पूरे मेल्ट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि 1686 पे केल्विन पे जो सोडियम क्लोराइड होगा वो बॉइल होगा। अब देखो यू मे हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज फॉर आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अपन प्रॉपर्टीज देखते हैं आयोनिक कंपाउंड की। सबसे पहले इसका फिजिकल नेचर देखते हैं। आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड्स, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, सॉलिड होता है एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इसलिए क्या होते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied, यानी कि थोड़े से चमकदार होते हैं, ब्रिटल होता है। और जब इस पर थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं तो ये जो टुकड़े होते हैं अलग अलग पार्ट में टूट जाता है। फिर आएगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। हाई क्यों होती है, क्योंकि वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, उनके बीच का स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। दिस इज बिकॉज a considerable amount of energy is required to break the strong inner ionic attraction, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना solubility. Electrovalent compounds are generally soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene, petrol and etc. जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है वो पानी में डिजोल्व होते हैं, लेकिन किसमें डिजोल्व नहीं होते, कैरोसिन एंड पेट्रोल में। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब देखो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी या नहीं। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी कि अगर पार्टिकल्स में चार्ज है यानी कि वो मूव कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट होगी। अ सॉल्यूशन ऑफ एनी कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयंस which move to the opposite electrode when electricity is passed through the solution, यानी कि सबको पता है जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें क्या होते हैं, चार्ज पार्ट वो क्या कंटेन करते हैं, आयंस कंटेन करते हैं। तो जब इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसके जो आयंस है वो दूसरे इलेक्ट्रोड पे चले जाते हैं। आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। यानी क्या बोल रहा है, जो आयनिक कंपाउंड है उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इनका जो सॉलिड स्टेट है इस वजह से जो आयंस होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, लेकिन अगर उनका स्ट्रक्चर मोल्टन होगा तब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटिवली चार्ज आयन आर ओवरकम ड्यू टू हीट, यानी कि पॉसिबल कैसे हैं, क्योंकि जब उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है अट्रैक्शन वाला, ऑब्वियसली अगर थोड़ा सा लाइट होगा तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। अगर उसको हीट करेंगे तो जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो थोड़ा सा कम होगा, कम होने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि उसके बीच में जो आयंस है वो मूव करेंगे। दस द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो ऊपर आपको दे रखा था वो सबका आपको आंसर्स मिल गए। यानी कि जो फिजिकल स्टेट कैसा होता है, सॉलिड होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का हाई होता है, सॉल्युबिलिटी किस में है, यानी कि सॉल्युबल किस किस में हो सकता है, सिर्फ वाटर में, लेकिन कैरोसिन और पेट्रोल में नहीं, ठीक है। अपन ने जब एक्टिविटी ऊपर की थी उसके अपन को इसके आंसर्स मिल रहे हैं। अब देखो अकरेंस ऑफ मेटल्स में क्या होता है।
द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल, यानी कि मेटल हमें कहाँ से मिलता है? अर्थ की क्रस्ट में से। सी वाटर ऑल्सो कंटेन सम सॉल्युबल सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, यानी जो सी वाटर है उसमें कुछ सॉल्युबल सॉल्ट भी प्रेजेंट है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और एक्सेट्रा। द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स क्या होते हैं? जो हमें नेचुरल एलिमेंट और कंपाउंड मिलते हैं हमें अर्थ क्रस्ट में से, उनको बोलेंगे मिनरल्स। At some places, minerals contain a very high percentage of a particular metal, and the metal can be profitably extracted from it, यानी कि कहीं कहीं जगह से मिनरल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं। These minerals are called ores, यानी कि at some places mineral contain very high percentage of particular metal, and the metal can be profitably extracted from it, उनको बोलेंगे ores, यानी कि वो ores का मतलब क्या हुआ? वो वो मेटल्स या वो मिनरल्स जो बहुत ज्यादा परसेंटेज में मिलते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, you have learned about the reactivity series of metal. Having this knowledge, you can easily understand how a metal is extracted from its ore. Some metal are found in earth crust in the free state, यानी कुछ कुछ मेटल्स हमें अर्थ क्रस्ट में से मिलते हैं। Some are found in the form of rare compound, और कुछ कुछ हमें मिलते हैं कंपाउंड के फॉर्म में। The metals at the bottom of the activity series are the least reactive. अपन ने एक्टिविटी सीरीज देखी थी, उसमें जो सबसे नीचे वाले जो मेटल्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। They are often found in a free state. For example, gold and silver, platinum and copper are found in the free state. देखो जो अपन एक्टिविटी सीरीज देखी थी पहले, इस एक्टिविटी सीरीज में क्या दे रखा था? जो नीचे वाले होते हैं ना, ये बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। Copper and silver are also found in the combined state as their sulfide और ऑक्साइड वो, यानी जो कॉपर होते हैं और सिल्वर होते हैं वो किसके साथ कंबाइन भी हो सकता है? सल्फाइड और ऑक्साइड के साथ। The metals at the top of the activity series, जो कि कौन कौन से है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, are so reactive that they are never found in nature as a free element, यानी वो इतने रिएक्टिव होते हैं कि ना वो फ्री मतलब अकेले नहीं होंगे। The metal in the middle of the activity series are moderative reactive, यानी कि moderately reactive, यानी कि वो थोड़े से reactive है। They are found in the earth crust mainly as, वो हमें अर्थ क्रस्ट से मिल जाएंगे जैसे कि ऑक्साइड से, सल्फाइड से, कार्बोनेट से। You will find that the ores of many metal are oxide, यानी कि अपन को पता होगा कि जो ओर होते हैं मेटल्स के वो ऑक्साइड्स होते हैं। This is because कैसे होते हैं? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। Oxygen is a very reactive element and is very abundant on the earth, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में अर्थ पे मिलती है। Thus, the basis of reactivity, we can group the metals into following three categories: metal of low reactivity, metal of medium reactivity, and metal of high reactivity. Different techniques are to be used for obtaining the metal following in each category. Several steps are involved in extraction of pure metal from ores, यानी कि बहुत सारे तरीके पता लगाए गए थे मेटल को ओर्स में से निकालना। A summary of these steps in given figure 3.10. Each step is explained in detail in the following section. देखो सबसे पहले ओर, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। सबसे पहले मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, यानी कि ओर के अंदर सबसे पहले वो आएंगे जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, फिर मॉडरेट वाली रिएक्टिविटी, फिर सबसे कम वाली। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर, यानी कि प्योर मेटल, जब बिना हाई रिएक्टिविटी मामले में से जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो हमें प्योर मेटल मिलते हैं। मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, यानी कि ऐसे मेटल्स जो कम रिएक्टिव होते हैं, जैसे कार्बोनेट ओर, सल्फेट ओर, सल्फाइड ओर। जब कार्बोनेट ओर को इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है तो हमें मिलता है कैल्सिनेशन। सल्फाइड ओर का करवाया जाता है मिलता है रोस्टिंग। ये दोनों क्या है? ऑक्साइड ऑफ मेटल, यानी कि मेटल के ऑक्साइड से, यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। फिर रिडक्शन ऑफ मेटल, फिर क्या करते हैं? मेटल को रिडक्ट कर देते हैं, मेटल को छोड़ देते हैं। इससे हमें क्या मिलता है? प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, यानी कि जब ऑक्साइड और मेटल अलग अलग हो जाएंगे तो क्या हमें क्या मिलेगा? प्योर मेटल। मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, सल्फाइड ओर, सबसे पहले रोस्टिंग होगी, फिर मेटल होगा, फिर रिफाइनिंग होगी।
अपन पूरे को पूरे डिटेल में इसको पढ़ते हैं। अब देखो, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। Ore mined from the earth are usually contaminated with large amount of impurities। यानी कि जो ओर की जो माइंस होती है, जब ओर्स निकाले जाते हैं तो उनके अंदर और भी ना इम्प्योरिटीज होती है, जैसे कि सॉइल, सैंड एक्सेट्रा। इट्स कॉल्ड गैंग। इसको क्या बोलते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती है इसको बोला जाता है गैंगी। क्या बोला जाता है, गैंगी। The impurities must be removed from the ore prior to extraction of the metal। सबसे पहले क्या किया जाता है, इन इम्प्योरिटीज को हटाया जाता है ताकि हमें क्या मिले, प्योर मेटल मिले। द प्रोसेस used for removing gangue from the ore are based on the difference between physical और chemical properties। जो अपन ओर यूज करते हैं, मतलब वो प्रोसेस जिसमें गैंगी होता है, मतलब कि इम्प्योरिटीज को हटाना ओर्स में से, वो किस किस के बीच में होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैंगी एंड द ओर। डिफरेंट सेपरेटिंग टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय, यानी कि अलग अलग टेक्निक्स बनाई गई है। सबसे फर्स्ट टेक्निक है एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज। मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, यानी कि वो मेटल जो कि बहुत अनरिएक्टिव है, यानी कि वो रिएक्ट नहीं करते हैं। द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन, यानी कि इनके जो अंदर ऑक्साइड होता है उसको हीट करके अलग निकाल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चिनबार यानी कि HgS इज एन ओर ऑफ मरकरी। मरकरी का क्या ये ओर है। When it is heated in air, तो इसको हीट के साथ एयर किया जाता है, इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड, यानी कि जब भी किसी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो मेटेलिक ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड। फिर इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को क्या किया जाता है, रिड्यूस करवाया जाता है हीट करके। तो हीट करने से वापस इसका ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और पीछे क्या बन जाता है, सिर्फ मेटल। सिमिलरली कॉपर which is found as a cuprous sulfide in nature can be obtained from its ore by just heating in air। यानी कि cuprous sulfide को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इसको हीट करते हैं तो मिलता है cuprous oxide। ठीक है, उसके बाद में जब cuprous oxide को वापस cuprous sulfide के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, हीट करवाया जाता है, तो हमें अलग से क्या मिलता है, cuprous और सल्फर डाइऑक्साइड। आया सबको समझ में। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यानी कि वो जो कि मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। ये जो टॉपिक है अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आज मैंने आपको जो भी रीड करवाया है उसको आप अच्छे से रीड करना ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।